हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे और अपनी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड, आज हम आप सभी लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए संविधान स्पेशल के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आप सभी लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम लोग अपने 30 क्वेश्चन आज के कंप्लीट करेंगे संविधान स्पेशल के। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो भारत का संविधान है फ्रेंड्स, इसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है। पहला ऑप्शन है यूएसए का संविधान, दूसरा है ऑप्शन सोवियत रूस का संविधान, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान और चौथा है ऑप्शन आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1935। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इस भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। ठीक है, यानी कि जो आपका शासन है उसकी एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन है आप लोगों का अधिक अनुकूलनशीलता, दूसरा ऑप्शन है दृढ़ राज्य और चौथा है जनता द्वारा अधिक सहभागिता और चौथा ऑप्शन है सत्तावादी की कम संभावनाएं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दृढ़ राज्य। ठीक है, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके फ्रेंड, देखिए शासन की जो एकात्मक पद्धति होती है, ठीक है, उसमें केंद्र सर्वोपरि होता है जो कि राज्य यानी कि राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। ठीक है, आपको बताना है कि अलिखित संविधान किस देश का है। पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा ऑप्शन है यूके, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है भारत। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि किस देश का अलिखित संविधान है, तो वो आपका यूके का है। ठीक है, यूके यानी कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। ठीक है, यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान जो है वो लिखित है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, कौन था अगर आपसे पूछा गया है तो सर्वप्रथम कौन होगा वही पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रसाद और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर BN राव और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो भारत संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, यानी कि जो स्थायी सदस्य अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फ्रेंड्स, और जो अस्थायी सदस्य थे वो आपके कौन से थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो संविधान है इसके अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं, ठीक है, इनको हम कहाँ पर देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा है भाग 3, भाग 3 सेकेंड ऑप्शन, दूसरा तीसरा ऑप्शन है आपका भाग 4 यानी कि 4 और आपका चौथा ऑप्शन है भाग 1। ठीक है, तो देखिए जो भारत के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को फ्रेंड्स हम देख सकते हैं वो आपकी प्रस्तावना में है। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। ठीक है फ्रेंड, देखिए जो प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान है, ठीक है, उसका सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है किसके माध्यम से, प्रस्तावना के ही। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है फ्रेंड्स वो भारत में किस रूप में घोषित किया गया है। पहला ऑप्शन है
एक प्रभु सत्ता सॉरी 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, चलिए देखिए पहला ऑप्शन है हमारा एक प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। दूसरा ऑप्शन है एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया है आपका एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। और चौथा है एक गणराज्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए क्या पूछा गया है यहाँ पर। 1 मिनट, क्या हो जा रहा है, बहुत जूम हो गया है। ठीक है, देखिए जो आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित यानी भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर कि एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स देखिए यही आपका थर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत पूर्ण संप्रभु, ठीक है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1949। दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1951। और सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन है आपका 26 नवंबर 1930। और फोर्थ ऑप्शन है आपका 26 नवंबर 1949। तो देखिए फ्रेंड्स जो भारत है पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था, तो ये आपका फ्रेंड्स सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। ठीक है, क्योंकि देखिए संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका और जो उसकी प्रस्तावना है, ठीक है, या फिर प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियम एवं अधिनियम, ठीक है, आत्मार्पित किया गया था। ठीक है, और संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया गया था, जबकि जो शेष संविधान है, ठीक है, उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ओके फ्रेंड्स, यानी कि कुछ तो कर दिए गए थे लेकिन जो शेष बचे हुए थे उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अतः यानी कि जो आपके संविधान है वो पूर्णतः लागू होने की तिथि जो है वो 26 जनवरी 1950 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 26 जनवरी 1950 कहीं दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो 26 नवंबर 1950, क्योंकि पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया था। ठीक है, यानी कि जो संविधान है उसकी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। पहला ऑप्शन है 3 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 1 बार और चौथा ऑप्शन है संशोधन नहीं किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 1 मिनट, क्या हो जा रहा है। ठीक है, देखिए सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा 1 बार, यानी कि जो संविधान की उद्देशिका है या फिर जो प्रस्तावना है, ठीक है, इसका संशोधन कितनी बार किया गया था फ्रेंड्स, तो वो आपका 1 बार किया गया था। और कब किया गया था फ्रेंड्स, तो वो आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1976 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है राजनीतिक अधिकार नहीं है। पहला ऑप्शन है मत देने का अधिकार। ठीक है, मत देने का अधिकार ये तो बिल्कुल है फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है जीवन का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है चुनाव लड़ने का अधिकार, चौथा ऑप्शन है सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे राजनीति अधिकार के बारे में पूछा है, तो जीवन देने का अधिकार तो ये राजनीति आपका निश्चित नहीं करता है, तो यही आपका नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो नहीं होगा वही आपका सही होगा। ठीक है, जीवन का अधिकार जो है वो राजनीति अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड ऑप्शन है फ्रेंड्स वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत एक खाली स्थान है। ठीक है, क्या है। पहला ऑप्शन है एक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका भारत है वो एक लोकतंत्र है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, देखिए जो लोकतंत्र है यानी कि लोगों का तंत्र होता है, वही हमारा भारत देश है लोगों का तंत्र यानी कि लोकतंत्र है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, फटाफट से हम लोग के अभी 20 क्वेश्चंस बचे हैं जो कि हम लोग जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे।
क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है, ठीक है। यानी कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है फ्रेंड्स जिसे मिनी संविधान माना जाता है। पहला है ऑप्शन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। दूसरा ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन 1971। तीसरा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। और फोर्थ ऑप्शन है आपका 44वां संविधान संशोधन 1978। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट, 1 मिनट, ओहो ये क्या हो रहा है, ठीक है चलिए। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका मिनी संविधान माना जाता है वो आपके 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को माना जाता है, ठीक है। इसे ही मिनी यानी कि लघु संविधान माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये जब संविधान संशोधित हुआ था, ठीक है, इसके तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में भी संशोधन किया गया था, ठीक है। इसलिए इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, ठीक है। यानी कि एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड से, दूसरा ऑप्शन है यूएसए से, तीसरा है कनाडा से और चौथा है फ्रांस से। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है वो आपके इंग्लैंड से अपनाई गई है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये इंग्लैंड के संवैधानिक व्यवस्था से अपनाई गई है, ठीक है, भारत में एकल नागरिकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो दोहरी नागरिकता है फ्रेंड्स वो निम्न में से किसकी विशेषता है। पहला है एकात्मक सरकार, दूसरा ऑप्शन है संघीय सरकार, तीसरा ऑप्शन है संसदीय सरकार और चौथा है राष्ट्रपति शासित सरकार, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी दोहरी नागरिकता है वो किसकी विशेषता है फ्रेंड्स, तो वो आपके संघीय सरकार की विशेषता है, ठीक है। देखिए संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता यानी कि संघ एवं राज्य की, ठीक है, हो सकती है, ठीक है। और ये देखिए अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। ओके फ्रेंड्स, अमेरिका में ही दोहरी नागरिकता की व्यवस्था यानी कि संघ एवं राज्य दोनों की, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया विश्व में सबसे बड़ा जो संविधान है वो किस देश का है। पहला ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो देखिए फ्रेंड, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वो आपके अपने भारत का ही है, ठीक है। तो सबसे करेक्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका ये, ठीक है, भारत जो कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे, ठीक है। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें मूलभूत अधिकार जो है वो किस संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो वो देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है अमेरिका और दूसरा ऑप्शन है यूके, तीसरा है सोवियत संघ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे, तो वो आपके अमेरिका से लिए गए थे, ठीक है। फंडामेंटल जो राइट्स है फ्रेंड्स आपके, यानी कि मूल अधिकार, ठीक है, वो अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। और देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में जो हमारे संविधान है ये, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, वो आपके 6 मूल अधिकार वर्णित हैं, ठीक है। पहले 7 थे लेकिन अब वर्तमान में 6 ही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है, ठीक है। यानी कि 4 ऑप्शन फ्रेंड्स आपसे दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि क्या उच्च न्यायालय और न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। पहला ऑप्शन है संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, सी ऑप्शन है राज्यों के बीच परस्पर विवाद और चौथा डी ऑप्शन है मूल अधिकारों का संरक्षण। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन था फ्रेंड्स, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मूल अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन फ्रेंड्स बिल्कुल सही होगा कि मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में मौलिक अधिकार आपके कितने दिए गए थे जब मौलिक अधिकार आपका बनाया गया था? 6, 7, 4, 5। तो देखिए फ्रेंड, जो प्रारंभ में आपके मौलिक अधिकार थे वो आपके कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो भारतीय संविधान है इसके द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है। किंतु जब आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ठीक है, इसके द्वारा जो आपका संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, इस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। तो वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो देखिए, पहला आपका है समानता का अधिकार, ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठवां क्या है आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके फ्रेंड्स, तो 6 आपके वर्तमान इस टाइम फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, मूल अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? ठीक है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 3, और चौथा है 2। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, तो ये आपके कितने हैं फ्रेंड्स? ये आपके 5 हैं। ठीक है, 5 आपके जो हैं वो न्यायिक आदेश है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं। पहला आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है आपका परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेरण, एवं आपका जो पांचवा लास्ट है वह अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये आपके 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं भारतीय संविधान में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि नॉट वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। पहला ऑप्शन है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आपसे पहले ही बताया था कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन 1900 कितने ईस्वी में? 1978 ईस्वी में हटा दिया गया था। ठीक है, अब ये आपका जो संपत्ति का अधिकार है यही नहीं है। ठीक है, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में बन सकते हैं। ठीक है, कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये कथन जो है वो आपके लास्की जी का है। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड, जो लास्की हैं, ठीक है, इनके अधिकार में नैतिक और कानूनी दोनों अधिकार शामिल हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटिकल में, यानी कि संविधान के संदर्भ के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? ठीक है, यानी कि जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत है, ये इसकी अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है यूएसए, तीसरा है कनाडा, चौथा है आयरलैंड। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं यानी कि सिद्धांत हैं वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी कि आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, और देखिए फ्रेंड, जो नीति के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है वो आपके अनुच्छेद कितने में है? तो वो आपके 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? ठीक है, यानी कि जो भारतीय संविधान है इसके किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो पहला ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार यानी कि संविधान का भाग 3, और आपका थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, जो कि संविधान का भाग जो है 4 में है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है भारतीय संविधान के अनुसूची 4। तो देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन दिया गया है
1 मिनट, कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका थर्ड ऑप्शन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति है वो किसका पदेन अध्यक्ष है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है वो किसका है फ्रेंड्स? तो वो आपके राज्यसभा का है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड, जो राज्यसभा के बारे में है, ये संविधान के अनुच्छेद 89 ए में, ठीक है, इसके तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 1 मिनट, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति है वो किसका एक अभिन्न भाग है? पहला ऑप्शन है संसद, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्री परिषद। तो देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? संसद। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न भाग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? ठीक है, यानी कि वह ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और सी ऑप्शन है डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, और चौथा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है कि राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था, ऐसे कौन से व्यक्ति थे? तो देखिए फ्रेंड, जो आपके डॉक्टर एन संजीव रेड्डी हैं, इन्हीं को चुना गया था निर्विरोध। ठीक है, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन सा बुला सकता है? ठीक है, यानी कि जो संसद के दोनों सदन है, ठीक है, उसका संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है, यह अनुच्छेद 108, ठीक है, 108 में है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु खाली स्थान है, यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं फ्रेंड, उनके न्यूनतम आयु के लिए कितने वर्ष, यानी कि जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स वो आपका क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। ठीक है, देखिए जो राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु होती है वो कम से कम 30 वर्ष होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और देखिए जो लोकसभा की सदस्यता के लिए निम्न आयु होती है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के लिए कितना होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, यानी कि जो भारतीय संसद है इसके संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? पहला है राज्यसभा का सभापति, दूसरा ऑप्शन है संसद का वरिष्ठतम सदस्य, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, और चौथा है आपका ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। तो देखिए फ्रेंड, जो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है वो आपके कौन करते हैं? तो वो आपके लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक को, ठीक है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आज के आपके संविधान स्पेशल के लास्ट क्वेश्चन है। हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे फ्रेंड, जो कि 29 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं। और आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त और कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। 33, 26, 30, 31 कितने हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपके 33। ठीक है, यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो जो लोग फ्रेंड्स देखिए अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए कर दिए हैं, वो लोग कर दीजिए। ठीक है, जो लोग नहीं किए हैं, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम की दृष्टि से हमने आप लोगों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, वो लोग कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। और ठीक है फ्रेंड्स, अपने मिलते हैं अब हम लोग अपने टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 30। ठीक है, अब हम लोग अपने हिंदी के क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।